का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी मुख्य दोषी संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें आपको कि इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए इस अपराध में वो अपराधी को उम्र कैद की सजा सुना रही हैं। बता दें आपको कि कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया है। हालांकि पीड़ित परिवार ने इसे लेने से मना कर दिया है और 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया था। सेशन जज अनिर्बन दास ने घटना के 162 दिन बाद ये फैसला सुनाया था। सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया और सोमवार को संजय रॉय को कोर्ट ने मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई। सोमवार 12:30 पर कोर्ट ने संजय को दोषी ठहराया और साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने दोषी संजय रॉय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनी। जज अनिर्बन दास ने संजय रॉय से कहा है कि ये बताया जा रहा है और कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका दिया था। दोषी संजय रॉय ने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद मुझे दोषी करार दिया गया। उसने कहा कि मुझे जेल में पीटा गया और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। वहीं संजय रॉय के वकील ने कहा कि हमें इस बात के सबूत दिए जाने चाहिए कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, फांसी के अलावा कोई सजा दी जाए ताकि उसे सुधार का वक्त भी मिल पाए। वहीं सीबीआई के वकील ने कहा है कि हम फांसी की मांग करते हैं ताकि लोगों के बीच में समाज पर भरोसा बना रहे। रेप मर्डर पीड़ित के माता पिता वकील ने कहा है कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए और ऐसे में आपको बता दें कि संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया। उसने इस पीड़ित के साथ अपराध किया जिसकी उसे हिफाजत करनी चाहिए थी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम फांसी की मांग करते हैं। संजय की मां बहन ने कहा है कि वे सजा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, भले ही फांसी ही क्यों न दी जाए। मां ने कहा कि मैं उस लड़की के माता पिता का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं। अदालत ने घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो सजा को आधार बनाया है। बता दें आपको कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसको सजा का आधार बनाते हुए ये फैसला सुनाया गया, जिससे संजय रॉय के इस मामले में शामिल होने के सबूत मिले हैं। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने माना था कि ये मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर फैसले की आलोचना की और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ अपील करने की कसम खाई है। सेशन जज अनिर्बन दास ने अपने फैसले में जांच करते समय पुलिस द्वारा की गई चूक और अस्पताल अधिकारियों द्वारा मामले को छिपाने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई थी। अगस्त 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी ज्यादा हंगामा मचाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया, जिसने सेशन कोर्ट के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसने डॉक्टर्स की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने और जांच की निगरानी करने के लिए इसे स्वतः संज्ञान में लिया। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत से जुड़े हुए मामले पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह इलाज के लिए तैयार हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब सरकार के बयान के बाद कहा कि उम्मीद है कि किसानों के हित में डल्लेवाल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और साथ ही पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। 18 जनवरी को केंद्र सरकार ने अपना प्रतिनिधित्व तय किया है। 14 फरवरी को बातचीत की तारीख तय हुई है और उनके
जो मद्देनजर हैं वो डल्लेवाल और अन्य अनशनकारी किसानों ने मेडिकल उपचार किया है। बता दें आपको कि पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया है कि चिकित्सा सहायता के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत में सुधार हुआ है और उनको धरना स्थल के पास बने एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सभी रिपोर्ट्स को एम्स को भेजेगा ताकि राज्य के दावे की पुष्टि की जा सके। कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर से कहा था कि वह इस संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श करें। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम डल्लेवाल से बातचीत फिर से शुरू करने और चिकित्सा देखभाल लेने के साथ साथ प्रभावी चर्चा में शामिल होने का अनुरोध कर सकते हैं। डल्लेवाल ने कहा कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं पड़ी तो 121 किसान आमरण अनशन पर थे, इसीलिए मुझ पर दबाव पड़ा और इलाज कराने के लिए राजी होना पड़ा। डल्लेवाल ने कहा कि हम ये जंग रोटी से नहीं बल्कि अकाल पुरख के आशीर्वाद से जीतेंगे। गुरु नानक देव जी दया करें, शरीर उनका है और उनकी दया से ही सब होगा। सौहार्द की भावना है, अगर वे मुझे मीटिंग में ले जाएंगे तो मैं भी मीटिंग में जाऊंगा। पंजाब सरकार की दलील और केंद्र सरकार की बातचीत पर किसान नेताओं की सहमति बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डल्लेवाल को इलाज के लिए पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्रवाई को टाल दिया गया। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट फरवरी के अंत में किसानों के धरने से जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाई है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राहुल गांधी पर दर्ज किए गए मानहानि के मुकदमे में रद्द करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और उस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय देते हुए मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद के लिए तय करते हैं। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े हुए धन शोधन से जुड़ा हुआ एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के मौजूदा विधायक छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने वाले अपेक्षित आदेश वर्ष 2018 में वापस पारित किए गए, इसीलिए इस स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। एसएलपी को खारिज किया जाता है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भोयान की खंडपीठ ने धनशोधन मामले में भुजबल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण भी कर लिया है। जैसा कि याचिकाकर्ता को 2018 में जमानत पर बढ़ाया गया, इस स्तर पर याचिका की गिरफ्तारी की अवैधता के सवाल पर जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि ये मुद्दा खुला रहेगा जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उचित याचिका में उचित स्तर पर उठाया जा सकता है। भुजबल वर्तमान में ये ओला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। राकंपा के विभाजन के बाद भुजबल
भाजपा शिवसेना गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए अजित पवार खेमे में शामिल हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2016 को भुजबल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की मांग की गई थी। मई 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भुजबल को जमानत दे दी, जिसमें उनके पासपोर्ट को आत्मसमर्पण करने और अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई गई। भुजबल को पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत धन शोधन के आरोपों के बाद 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में महाराष्ट्र सदन और मुंबई विश्वविद्यालय में कलिना पुस्तकालय के निर्माण के लिए ठेके देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। जब महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2014 में आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के कारण एक विशेष जांच दल की स्थापना हुई। भुजबल ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कथित अवैधता के आधार पर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं संभल की। संभल में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाकर्ता मोहम्मद घयूर की ओर से मामले की सुनवाई को एक हफ्ते बाद करने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल संभल निवासी मोहम्मद घयूर ने उनकी फैक्ट्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हुए गिराने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले न तो कोई नोटिस दिया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 विशेष अनुमति याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें केरल हाईकोर्ट के अक्टूबर 2024 के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें पुलिस को महिला एक्टर्स द्वारा मलयालम सिनेमा उद्योग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति को दिए गए बयानों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि यह आदेश 27 जनवरी को सुनाया जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुसार जस्टिस ए.के. जयशंकरन नंबियार और जस्टिस सी.एस. सुधा की हाईकोर्ट की पीठ ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई की। जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट में गवाहों के बयानों से संज्ञेय अपराधों के होने का पता चलता है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 संज्ञेय अपराध के होने के बारे में सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सूचना माना जा सकता है। कोर्ट ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 14 अक्टूबर को आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माता साजिमन पराइल, एक मलयालम फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने जस्टिस हेमा समिति के समक्ष गवाही दी थी, और एक अन्य मलयालम अभिनेत्री ने हाल ही में याचिका दायर की है। ये 3 याचिकाएं दायर की है। केरल महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज करने का समर्थन करते हुए मामले में हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम के उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हुसैन ने शुरू में 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत के संबंध में दर्ज हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन इसे इनकार कर दिया गया। हालांकि दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें जमानत यानी कि उन्हें हिरासत में पैरोल भी दी गई थी। अंतरिम जमानत की मांग करते हुए हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल हुसैन के वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए हुसैन केवल 2020
2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भीड़ को उकसाने के आरोप में 4 साल और 10 महीने से हिरासत में हैं। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस मित्तल ने कहा है कि हुसैन पर 11 मामले दर्ज है, जिनमें से उन्हें 9 मामलों में जमानत मिल चुकी है और जिन 2 मामलों में वह हिरासत में हैं, उसमें एक पीएमएलए के तहत दर्ज है। जस्टिस अहमानुल्लाह के अग्रवाल आपको बता दें कि जस्टिस अमानुल्लाह ने अग्रवाल से कहा है कि वह अदालत को संबोधित करें, जैसे कि हुसैन नियमित जमानत मांग रहे हैं और हिरासत में पहले ये बिताए गए समय के बारे में पूछताछ करें। जवाब में सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि हुसैन को 16 मार्च 2020 को तत्काल मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 4 साल और 10 महीने की हिरासत में बिता चुके हैं। जब पीठ ने उस विशेष प्राथमिकी पर सीनियर एडवोकेट की जांच की जिसमें अंतरिम जमानत मांगी जा रही थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उच्च न्यायालय के अपेक्षित आदेश ने उस प्राथमिकी संख्या से अलग प्राथमिकी दर्ज की जिसमें हुसैन अंतरिम जमानत मांग रहे थे। इसके बाद अदालत को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने बताया कि हुसैन ने केवल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, नियमित जमानत नहीं। अग्रवाल ने बताया है कि हुसैन की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी, जिसे अंतरिम आवेदन दायर किया गया था। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात की जामनगर में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिली है। कोर्ट ने किसी भी कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई जो है वो 10 फरवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस अभय एस ओक ने गुजरात सरकार को शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और ऐसे में दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कथित तौर पर उत्तेजक गाने के साथ एक एडिटेड वीडियो पोस्ट करने के लिए जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया है कि एफआईआर गुजरात पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रतापगढ़ी द्वारा अपलोड की गई 46 सेकंड की वीडियो क्लिप जिसमें वह हाथ हिलाते हुए चल रहे थे, तो उन पर फूलों की वर्षा की जा रही थी और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। उस गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और एफआईआर को गुजरात हाईकोर्ट के ने खारिज करने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सांसद कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और साथ ही 3 जनवरी 2025 को एक एडवोकेट के क्लर्क ने जामनगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ इंस्टाग्राम एक्स पर एक जो वीडियो पोस्ट करने की को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि यह सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहा है और ऐसे में सांसद ने इस एफआईआर के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी क्योंकि आवेदक खुद एक सांसद हैं और कानून बनाने वाली संसद के सदस्य भी हैं, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये भी कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जामनगर में एक सामूहिक लगन समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद इंजीनियर की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को तय कर दी है। सुनवाई के दौरान राशिद के वकील ने कहा है कि निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अगस्त 2024 में आदेश सुरक्षित रख लिया था। अभी तक जमानत पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और इस मामले पर अदालत का कहना है कि उसके पास एमपी एमएलए क्षेत्राधिकार नहीं है। दरअसल राशिद इंजीनियर ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर निचली अदालत को उसकी जमानत याचिका पर फैसला लेने या हाईकोर्ट द्वारा उस पर जमानत पर विचार कर फैसला देने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि संसद सत्र शुरू होने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।